नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संजय राउत हैं, शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं, धाकड़ नेता है, फायर ब्रांड नेता हैं। उनका एक बयान मुंबई में बड़ा चर्चा में है। मैं मुंबई में हूं तो उनका बयान चर्चा में है। उनका कहना है कि मोदी जी अपना रिटायरमेंट का प्लान फाइनल करने के लिए गए थे संघ मुख्यालय, वरना 11 साल से नहीं गए थे तो क्यों जाते। मैंने अभय दुबे जी से पूछा कि संजय राउत के इस बयान में कितनी सच्चाई है और ये रिटायरमेंट प्लान क्या हो सकता है। अभय दुबे जी ने तो खतरनाक बातें कही कि अगर मोदी जी हट गए तो मुसीबतें बहुत सारी होने वाली हैं, यहाँ से अमेरिका तक। और वाकई में कहावत कही जाती है ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है गड्ढा अपने में खुद गिर जाता है। ये जो 75 साल वाली एज मोदी जी ने तय की थी, भले वो आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी को निपटाने के लिए की हो, लेकिन अब मोदी जी खुद उसके जाल में आ गए हैं। 75 साल के हो जाएंगे सितंबर में। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी से बात की हो रही है कि भाई अब आप भी मार्गदर्शक मंडल में। मजेदार बात यह है कि जो नाम निकल के सामने आ रहे हैं, एक जगह सामने सर्वे में आया, उसमें पहले नाम पर नितिन गडकरी, उसके काफी पीछे योगी आदित्यनाथ और फिर देवेंद्र फडणवीस। अमित शाह का नाम नहीं। अगर यानी मोदी जी हाशिए पे गए तो अमित शाह को भी परेशानी हो जाएगी। बहुत शानदार बातचीत की मैंने अभय दुबे से सारे मुद्दों पर। दूसरा, मैंने देखा कि ईद पे कितना बवाल हो रहा था। मेरठ में जो मुसलमानों ने पोस्टर लहराया और जो बातें लिखी, मैं उससे 100% सहमत। उस पोस्टर पर लिखा था कि भाई सड़कों पर सिर्फ मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, हिंदू होली सड़कों पर मनाता है, ऐसे वैसे मनाता है, ढोल लेके जाता है, मोटरसाइकिलों पर जाता है, जो सादे कपड़ों में दिख रहे हैं उसको पूरी तरह रंगता है। शिवरात्रि सड़कों पर मनाई जाती है, कावड़ियां सड़कों पर निकलती हैं, निकलते क्या है, गुंडागर्दी करते हैं और अफसर उन पर फूलों की बरसात करते हैं हेलीकॉप्टर से। एक जगह तो आईएएस और आईपीएस उनके पैर धो रहे थे, जबकि पता चलता है कि काफी काफी अपराधी भी कावड़ियों की शक्ल में सामने आए हैं। हर बार उत्पात करते हैं, गाड़ियां तोड़ देते हैं, हमने देखा है। वो भी सड़कों पर निकलते हैं। रामनवमी की यात्रा सड़कों पर निकलती है। दिवाली पर पटाखे सड़क पर फोड़े जाते हैं। गणेश चतुर्थी सड़कों पर मनाई जाती है। लेकिन साहब, अगर मस्जिद में जगह जगह पूरी हो गई, फुल हो गई, तो सड़कों पर अगर 15-20 मिनट नमाज पढ़ ली मुसलमानों ने तो कहर ढूंढ गया। क्या आप बना रहे हैं इस मुल्क को, क्या आप बनाना चाहते हैं इस मुल्क को। ये सारी बातें मैंने अभय दुबे जी से पूछी है। बहुत रोचक चर्चा है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको चर्चा पसंद आई होगी। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, पहले चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा, फिर ये पूरी बातचीत सुनिएगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। संजय राउत फायर ब्रांड नेता हैं, डरते नहीं हैं वो। मुझे लगता था कि उद्धव ठाकरे गुट के एक ऐसे नेता हैं, ईडी ने उनको जेल में भेज दिया तो मुझे लगा कि इस आदमी के हौसले थोड़े पस्त होंगे, थोड़े तो तेवर कम होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि खुराफाती होते हैं संजय नाम के। मैं तो थोड़ी तारीफ कर ले रहा हूँ अपनी, जैसे मैं नहीं डरता ऐसे वो नहीं डरते। अब एक बड़ा बयान आया जिसकी बड़ी, मैं चूंकि मुंबई में हूँ तो महाराष्ट्र में, मुंबई में उस बयान की बड़ी चर्चा है। संजय राउत ने कहा कि मोदी जी 11 साल के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए गए थे। और ये बात संजय राउत नहीं कह रहे, ये लोग, कई लोग चर्चा कर रहे हैं कि कुछ महीने बाद मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे। और ये नक्शा तो उन्होंने ही बनाया था कि भैया 75 साल का जो आदमी होगा वो मार्गदर्शक मंडल में चला जाएगा। भले उन्होंने उस समय में आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी को ठिकाने लगाने के लिए बनाया था, लेकिन कहा भी जाता है कि जो गड्ढा आप खोदते हैं कभी ना कभी आप उसमें गिरते हैं। तो ये गड्ढा जो 75 साल वाला था, ये चारों तरफ से घेरे में है ही है। ऐसे में संजय राउत की बयान की बड़ी चर्चा हो रही है कि मोदी जी करने क्या गए थे, किसी को समझ में नहीं आ रहा। ये तो तय बात है 11 साल बाद वो गए, तो प्यार मोहब्बत से तो गए नहीं होंगे वो, कोई ना कोई दबाव था, संघ ने इतना डरा दिया था। भले वो संजय जोशी का नाम हो, भले वो योगी आदित्यनाथ का नाम हो, जो भी नाम हो, लेकिन संजय राउत जो ये कह रहे हैं कि मोदी जी अपना रिटायरमेंट प्लान फाइनल करने गए थे, इसके पीछे क्या तर्क है, क्या लॉजिक है, क्या वास्तव में ऐसा हुआ होगा कि मोदी जी वहां गए होंगे तो वो अपना रिटायरमेंट प्लान ही तय करने गए होंगे। और क्या लगता है आपको मोदी जी आराम से रिटायर हो जाएंगे? आपका क्या मानना है इस पे? देखिए, जब कोई घटना होती है, कोई राजनीतिक घटना होती है, राजनीतिक वाकया होता है, तो उस वाकये के बहाने हम लोग बहुत सारी राजनीतिक समीक्षा करते हैं। लोग तरह तरह के वक्तव्य देते हैं। कुछ जरूरी नहीं कि उस घटना में वो बात घटित ही हो रही हो। ये कोई आवश्यक नहीं है कि नरेंद्र मोदी वहां पर बैठकर अपना रिटायरमेंट प्लान की चर्चा कर रहे हो और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेतृत्व से मोहन भागवत से। हम लोग जानते हैं मोहन भागवत से उनकी कोई आमने सामने की कोई वहां पे बैठक नहीं हुई। सारे कार्यक्रम जो थे वो सार्वजनिक चरित्र के थे, सार्वजनिक कार्यक्रम थे।
हमें उन सार्वजनिक कार्यक्रमों को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए कि वहां से क्या संदेश हमें प्राप्त हो रहा है। संजय राउत ने एक और महत्वपूर्ण बयान दिया। उनका कहना है कि उन्होंने भविष्यवाणी की है, आकलन है उनका, अगला प्रधानमंत्री महाराष्ट्रियन होगा। और इसी के साथ में जैसे ही उन्होंने ये कहा, उसके बाद में वो सुना ये गया है, मुझे पता नहीं है लेकिन सुना ये गया है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वक्तव्य दे दिया कि नहीं, अगले प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही होंगे, तो चोर की दाढ़ी में तिनका हो। तो ये इस तरह की राजनीति चल रही है। इससे दो तीन बातें साबित होती हैं। पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री नहीं होंगे, ये तकरीबन सबने मान लिया है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है संजय जी कि अभी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हुए 10 महीने हुए हैं केवल। अगर किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बने हुए 10 महीने हुए हों और उसके रिप्लेसमेंट की चर्चा होने लगे, तो आप सोचिए उसकी राजनीतिक स्थिति क्या है। उसके उत्तराधिकारियों की तलाश होने लगी अभी से। कई लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, किसी की बात का खंडन भी नहीं होता। नरेंद्र मोदी की बहुत मजबूती से, ऐसा भी नहीं है कि सब लोग बड़े मजबूती से कह रहे हो नहीं यही है चौथी बार यही प्रधानमंत्री होंगे, अगला चुनाव इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, कोई नहीं कह रहा है। आपने सुना एक भी वक्तव्य कि नहीं 2029 का चुनाव नरेंद्र भाई के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा? कोई नहीं कह रहा। आप कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति अभी 10 महीने हुए प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए हुए, उसे गठजोड़ सरकार चला रहा है और उसी की पार्टी के अंदर 240 सांसदों की पार्टी के भीतर में उसके उत्तराधिकारी की तलाश हो रही है। कयासबाजी हो रही है कि अब ये कब हटेगा, ये 2028 में हटेगा कि 27 में हटेगा कि 26 में हट जाएगा। ये इस तरह की बातें हो रही हैं। कौन आएगा ऐसी जगह? योगी आदित्यनाथ आएंगे कि इन्हीं के अपने जो बाएं हाथ दाएं हाथ है इनके अमित शाह, वो आएंगे, या देवेंद्र फडणवीस आएंगे? तरह तरह की बातें हो रही हैं। इससे पता लगता है कि नरेंद्र मोदी की राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई है। भाई कम से कम हम लोग एक निष्कर्ष पर तो पहुंच ही सकते हैं कि आज नरेंद्र मोदी की राजनीतिक स्थिति ये नहीं है। जब वो 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तब उनके रिप्लेसमेंट की चर्चा नहीं होती थी। जब 2019 में बने तो उनके रिप्लेसमेंट की चर्चा नहीं होती थी। 2024 के बाद ही उनकी जगह कौन होगा उसकी चर्चा होने लगी है। उसका तर्क भी है भाई। 2029 में जब 2029 जब आएगी, नरेंद्र मोदी 79 साल के हो चुके होंगे। तो ये मतलब उनकी उम्र एक उम्र काफी हो गई होगी उनकी। तो मुझे तो लगता है कि हिंदुत्व की राजनीति के दायरे में तकरीबन सब लोगों ने मान लिया है कि ये बंदा, इसके प्रधानमंत्री होने के दिन अब गिने प्रधानमंत्री रहने के दिन जो है वो गिनने लायक हो गए। अब ये प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। कौन प्रधानमंत्री ये प्रधानमंत्री रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी चर्चा करना बेकार है। इसकी जगह कौन होगा इसकी चर्चा की जाए। तो सब लोग उसी की चर्चा में लगे हुए हैं। इस नागपुर के प्रकरण ने यह साबित कर दिया। दूसरी बात, हम लोगों को यह भी देखना चाहिए कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी कहीं बैठे हो, कोई और सा भाषण दे रहा हो और वो सुन रहे हो। कभी आपने देखा दृश्य? मोदी जी बैठे हो, कोई और भाषण दे रहा हो, मन से मोदी जी सुन रहे हो। मोदी जी भाषण देते हैं, दूसरे लोग सुनते हैं, भाषण देके चले जाते हैं, कार्यक्रम खत्म हो जाता है। चाहे एनडीए की बैठक हो, चाहे पब्लिक रैली हो, चाहे भाजपा की बैठक हो, कोई हो, ऐसा ही होता है हमेशा। माधव नेत्रालय के उद्घाटन समारोह में क्या हुआ? मोहन भागवत ने पूरा लंबा भाषण दिया। मैंने सुना उनका पूरा भाषण पूरा लंबा भाषण दिया। मोदी बैठे हुए सुनते रहे। उसके बाद मोहन भागवत ने कहा कि मैं आपके और प्रधानमंत्री के बीच में नहीं आना चाहता, मैं भी उन्हें सुनना चाहता हूं। फिर प्रधानमंत्री को भाषण देने का मौका मिला। उस पूरे कार्यक्रम की बागडोर संघ के हाथ में थी। संघ ने पूरा कार्यक्रम प्रबंधित किया था। कौन कितना बोलेगा, क्या बोलेगा, ये सब कुछ संघ के हाथ में था। वहां पर बिल्कुल स्पष्ट था। नंबर 1 कौन है? परम पूजनीय डॉक्टर मोहन भागवत, जो कि सरसंघचालक को इस तरह से बुलाया जाता है, वो नंबर 1 थे। और उन्होंने अपने वक्तव्य में भी नरेंद्र मोदी को उन्होंने कोई खास ऐसी उनकी तारीफें वगैरह नहीं की। केवल कहा कि प्रधानमंत्री आए हैं, ये बड़ा शुभ एक तरह का शुभ संयोग है। कई घटनाएं एक साथ हो रही हैं, ये शुभ संयोग है। आज रविवार भी है, रविवार के दिन ही डॉक्टर हेडगेवार का जन्म हुआ था, रविवार के दिन ही प्रधानमंत्री आए थे। इस प्रकार की बात उन्होंने की। बस बाकी उन्होंने संघ की प्रक्रियाएं क्या होनी चाहिए, स्वयंसेवक किस तरीके से काम करते हैं, हमारा समाज सेवा का संकल्प क्या है, हमारी पीछे उसकी भावना क्या होती है, यही वो अपनी विशेष सधी हुई भाषा शैली में ये बातें बताते रहे।
तो ये जो पूरा कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम ये स्थापित करना, मेरी अपनी समझ ये है, ये कार्यक्रम ये स्थापित करने के लिए आयोजित किया गया था कि सबकी समझ में आ जाए पूरे हिंदुत्व की राजनीति में, पूरे भारत में जो हिंदुत्व के कार्यकर्ता, चाहे भाजपा में काम कर रहे हो, चाहे संघ में काम कर रहे हो, विद्या भारती में काम कर रहे हो, आस्था भारती में कर रहे हो, विद्यार्थी परिषद में काम कर रहे हो, विश्व हिंदू परिषद में काम कर रहे हो, स्वदेशी जागरण मंच में हो, कहीं भी हो, भाजपा में हो, उनकी समझ में आ जाए कि नंबर 1 कौन है, भाजपा को कौन चला रहा है, ये सब बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, समझ में सबके आ जाए। इसलिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मुझे तो लगता है इस कार्यक्रम के पीछे, कार्यक्रम से संदेश जो है वो निकल रहा है। यही वो जो गलतफहमी पैदा हुई थी, जिसको मोहन भागवत तो गलतफहमी मानते होंगे, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर, जहां नंबर 1 कौन था, स्पष्ट था, नरेंद्र मोदी। नंबर 2 पे थे मोहन भागवत, नंबर 3 पे थे योगी आदित्यनाथ। तो ये जो हायरार्की है, जो पदानुक्रम है, उस पदानुक्रम को सही सेट करने के लिए नागपुर का पूरा कार्यक्रम था और इसीलिए ये कार्यक्रम किया गया था। बाकी जहां तक रिटायरमेंट पैकेज का सवाल है, हम लोग तो 4 PM पे जाने कब से कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी रिटायरमेंट पैकेज के लिए चर्चा कर रहे हैं संघ के साथ में। हम लोग तो पहले से कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, और उसके लिए आमने सामने बैठने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो फोन पे चर्चा हो सकती है। 50 तरीके हैं चर्चा करने के। अच्छा, अगर रिटायरमेंट प्लान होगा या जो अभी बात की होगी या कोई प्रस्ताव भेजा होगा या कोई प्रस्ताव रखा होगा, बनाया होगा, मोदी जी की तरफ से किसी और ने बनाया होगा, तो वो होगा क्या? आपके हिसाब से क्या हो सकता है? मोदी जी रिटायर होंगे तो करेंगे क्या? क्या वो मार्गदर्शक मंडल में रिटायरमेंट प्लान के 2 हिस्से हैं। रिटायरमेंट प्लान के 2 हिस्से, या आप कहिए रिटायरमेंट प्लान के 3 हिस्से। पहला हिस्सा तो ये है उसका, उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। इससे क्या होगा कि उनके रिटायरमेंट की क्वालिटी कैसी होगी, है कि नहीं। वो कोई सरकारी अफसर थोड़ी ना है भाई, वो तो प्रधानमंत्री हैं देश के, और उन्होंने 10-15 साल, जब 13 या 14 साल जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे रिटायरमेंट होने से पहले, उस बीच में बहुत सारे फैसले लिए होंगे, बहुत से लोगों को फैसले नापसंद आए होंगे, कुछ लोग उनसे बदला लेने की जुगाड़ में होंगे। अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी कुछ ऐसी हैं जो मोदी से बदला लेने की जुगाड़ में है। वहां पन्नू बैठा हुआ वहां अमेरिका में कह रहा है, जिस दिन ये प्रधानमंत्री नहीं रहे हम इनके ऊपर मुकदमा कर देंगे, हम इन्हें मुकदमे में अभियुक्त बनाएंगे। मतलब पता नहीं क्या क्या होगा मोदी के खिलाफ। देश में भी हो सकता है उनकी डिग्री के ऊपर कोई मुकदमा कर दे, इनकी डिग्री फर्जी है। मतलब कई बातें, कई समस्याएं आ सकती हैं मोदी के सामने, और जब अदालत में कोई मुकदमा पहुंच जाता है तो जवाब तो देना पड़ता है भाई। आप कोई भी बने रहे, इम्यूनिटी है रहेगी नहीं आपके पास सामने। तो ऐसी स्थिति में वो रिटायरमेंट की क्वालिटी क्या होगी, इसके लिए बहुत जरूरी है कि उनके मन का व्यक्ति उनका उत्तराधिकारी हो। नंबर 1 बात तो ये है। अच्छा, दूसरी नंबर की बात यह है कि रिटायरमेंट के बाद वो करेंगे क्या। जैसा कि आपने कहा, उपराष्ट्रपति तो बनेंगे नहीं, प्रधानमंत्री से बड़ा संवैधानिक पद तो राष्ट्रपति का है, तो उनके लिए एक ही स्लॉट खाली है, वो है राष्ट्रपति का। वो राकेश अडवाणी की तरह मार्गदर्शक मंडल में तो बैठेंगे नहीं। एक सेकंड में एक चीज के लिए रुकूंगा कि राष्ट्रपति का चुना जाना भी कोई तय है। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर क्रॉस वोटिंग हो गई तो सहयोगी दलों ने नहीं किया तो बीजेपी के साथ नहीं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और देखिए 2029 से पहले नया राष्ट्रपति चुना जाना है, 2029 से पहले नया उपराष्ट्रपति चुना जाना है, 2029 से पहले 12 विधानसभाओं के चुनाव होने हैं। 2029 तक बहुत गंगा जमुना में पानी बह जाएगा। अच्छा, ये आपको लगता है कि मोदी जी ने कोई सॉलिड योजना संभाल ली होगी, तैयार कर ली होगी भाई, कि मैं कम से कम एक कवच में रहूं? क्योंकि एक सर्वे आया है, वो सर्वे में ये बताया गया है कि मोदी के उत्तराधिकारी के लिए जो नाम चयनित होने की संभावना है, उसमें सबसे ज्यादा संभावना जो है वो पहले नंबर पे नितिन गडकरी, दूसरे नंबर पे उनसे बहुत काफी पीछे रहते हैं योगी आदित्यनाथ, और तीसरे पे हैं देवेंद्र फडणवीस। अमित शाह का नाम ही नहीं है। ये क्या गणित होगा? ये जो सर्वे जो है वो ग्रोथ से प्रभावित होगा। ये जो सर्वे है, मेरा मानना है कि ग्रोथ से प्रभावित होगा, क्योंकि ग्रोथ ने जो है ना वो अमित शाह के नाम को काट दिया था। ग्रोथ तो केवल 2 लोगों के नाम बताता है, योगी आदित्यनाथ का नंबर 1 पे और नंबर 2 पे राहुल गांधी का। यानी ग्रोथ की संभावना की ऊपर इशारा करता है कि भाजपा हो सकता है 2029 का चुनाव हार जाए।
लेकिन मैं आज जो आपको बताऊं वो शायद भास्कर का था, या तो भास्कर का था या सीएनडीएस की रिपोर्ट थी, दो में एक का था। तो दोनों जगह में से एक में पढ़ा है मैंने, ये मुझे याद आ रहा है। दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब क्या, अगर ऐसी बात चलती है, गडकरी हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो या देवेंद्र फडणवीस हो, वो तीनों के तीनों मोदी की पसंद के तो नहीं है। सब जानते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का चयन भी संघ ने कराया है। योगी आदित्यनाथ तो सबसे अमित शाह से पूरा बदला लेना चाहते हैं, और नितिन गडकरी का जो हाल हुआ है पिछले 11 सालों में वो भी देश ने देखा है। तो ये तीनों नाम प्रधानमंत्री के आते हैं, उन तीनों नामों में से कोई मोदी को पसंद नहीं है। तो अगर हम थोड़ी देर को मान लें कि वाकई में इन तीनों में से कोई बनना है, तो ये तो मोदी के लिए बहुत बुरे सपने जैसा है। वो तो चाहेंगे इसकी जगह कांग्रेस आ जाए। ये मतलब ये तीनों तो ऐसे हैं जो नहीं, कांग्रेस से इसमें एक और बात है, इसमें बात आपकी सही है, इसमें एक और बात है, मामला ऐसा नहीं है केवल कि संघ इसको चाहेगा या मोदी इसको चाहेंगे या कोई इसको चाहेगा वो अगला प्रधानमंत्री हो जाएगा। उसको चुनाव जीतना पड़ेगा भाई, उसे भाजपा को चुनाव में जिताना पड़ेगा। हम लोग इस पहलू को भूल जाते हैं। ऐसा कोई ये कोई मैं भी बीच की बात कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए 75 साल वाली उम्र बात हो गई, बीच में हाँ ही चेंज करना पड़ा, तो क्या होगा? हाँ, बीच में चेंज करना पड़ा फिर तो किसी को बैठाना पड़ेगा ना इनकी जगह। मुझे लगता है कि वो पंच फैसला जो है ना वो एक ही व्यक्ति कर सकता है, उसका नाम है मोहन भागवत, और उसके संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो इन सब लोगों का पितृ संगठन है। सबसे ज्यादा ताकतवर वही है, वो पंच फैसला तो वही करेंगे। अगर कोई ट्रिब्यूनल बैठा हुआ है ये तय करने के लिए, कोई प्रभाषी ट्रिब्यूनल की हिंदी प्रभाषी निकाली थी पंचाट, जब सत्ता में हम लोग गए थे तो हम लोगों ने ट्रिब्यूनल लिखा, उन्होंने काट के कहा ट्रिब्यूनल को आज से पंचाट लिखा जाएगा, तो हम लोग पंचाट लिखने लगे ट्रिब्यूनल को। तो कोई पंचाट अगर कहीं कोई है तो वो पंचाट जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। वो पंचाट नागपुर में मौजूद है, ये झंडेवाला में मौजूद है। अब तो वो 150 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है उसमें मौजूद है पंचाट, वो पंचाट वहां बने बैठेगा। तो वो फैसला तो वही लोग करेंगे, और उस फैसले को करने के लिए उनके पास अभी काफी वक्त है। ये बात सही है कि इस प्रकार के फैसलों में पहले से एक समझ बनाई जाती है, और वो समझ कहीं ना कहीं संघ बना चुका है। संघ के मन में नंबर 1, 2, 3 चीजें तय हैं। देखिए, संघ के बारे में ये कहा जाता है, और मैं उससे सहमत भी हूं इस बात से, कि काफी दूरगामी योजना बनाकर चलने वाला संगठन है ये, और इतना लचीलापन भी उसके अंदर है कि अपनी योजना को कभी भी बदल भी सकता है वो। लेकिन आमतौर पर पहले से जो वो लक्ष्य वगैरह तय कर लेता है, वो धीरे धीरे करके उस लक्ष्य की तरफ वो बढ़ना शुरू कर देता है। अब 2024 में जब उसने नरेंद्र मोदी की खिल्ली उड़ानी शुरू की थी, इनका उपहास किया गया था, जो मोहन भागवत ने भी उपहास किया, रतन शारदा ने भी उपहास किया, इंद्रेश कुमार ने भी उपहास किया, कई लोगों ने इनका उपहास किया। संसद के भीतर विपक्ष ने उपहास किया, संसद के बाहर संघ ने मोदी जी की खिल्ली उड़ाई। उसके बाद से ही लगातार मेरा मानना है कि संघ एक योजना बनाकर, एक दूरगामी योजना बनाकर उसके ऊपर शनै शनै धीरे धीरे काम कर रहा है, और उसके दिमाग में तय है कि हम अगर इनकी जगह किसको बैठाना होगा तो उसमें नंबर 1 पे किसको रखेंगे, नंबर 2 पे किसको है, नंबर 3 पे किसको है। परिस्थिति के मुताबिक वो उसी हिसाब से तय करेंगे। और संघ ने जिन लोगों को नंबर 1, 2, 3 पे रखा है, उन लोगों को भी कुछ ना कुछ अंदाजा होगा कि वो हैं इस लिस्ट में और उनका नंबर क्या है, और वो उसी हिसाब से अपनी गतिविधियां कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की गतिविधियां उसी हिसाब से हैं, देवेंद्र फडणवीस की गतिविधियां उसी हिसाब से हैं, अमित शाह की गतिविधियां उसी हिसाब से हैं। ये लोग उसी हिसाब से अपनी अपनी गतिविधियां तय कर रहे हैं। एक मसला और फडणवीस का ये दांव थोड़ा कमजोर पड़ गया, फडणवीस का ये दांव जो है ना थोड़ा कमजोर पड़ गया औरंगजेब वाला, क्योंकि संघ ने इसको पूरे आइडिया को रिजेक्ट कर दिया है। हाँ, वो बयान भी आया और ये कब्र खोदने वाले विचार को संघ ने रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि भैया जी जोशी ने ये कह दिया है कि शिवाजी ने तो जिन अफजल खां को खुद अपने हाथ से मारा था, उसकी कब्र को बनाने की भी इजाजत दी थी शिवाजी ने। वो तो इतने उदार थे शिवाजी, इसलिए किसी की कब्र वब्र खोदना हमारा काम नहीं है। ये बेतुकी बात है मुझसे, ये भैया जी जोशी ने कह दिया है। हाँ, बड़ा बयान आ गया है। हाँ, इसके अलावा मैं एक और चीज नहीं समझ पा रहा हूँ अवय जी। चंद्रबाबू नायडू ने सीधा सीधा मुसलमानों से कह दिया आंध्र प्रदेश में कि हमारे होते वक्फ बोर्ड का बिल नहीं आ सकता। लगभग भाव यही थे उनके कि वक्फ की जमीन को कोई छू नहीं सकता। सरकार इस बात पे उतारू है, किरण रिजिजू का बयान आया था कि इसी सत्र में वक्फ बिल आ जाएगा, शायद 2 या 3 तारीख की लोग संभावना भी व्यक्त कर रहे हैं। तो अगर ये वक्फ बिल आता है, आपको लगता है आसानी से पास हो जाएगा? क्या होगा नायडू और नीतीश का?
देखिए, अभी आधे घंटे पहले उनकी तेलुगु देशम की एक प्रवक्ता थी, वो बहुत होशियार प्रवक्ता लगती है मुझे बातचीत में। नाम उनका बड़ा जटिल सा है, अभी बताऊंगा। ज्योत्सना नाम है, ज्योत्सना, उसके आगे कुछ और लिखती हैं। तो वो ये कह रही थी कि हमारा इस बिल को सशर्त समर्थन है, हमने इस बिल को कंडीशनल सपोर्ट किया, और हमने जो संयुक्त संसदीय समिति थी उसमें हमने बड़ी मेहनत की है। हम इसके तमाम स्टेक होल्डर प्रतिभागियों से सबसे जो है वो बातचीत करते रहे हैं, और हमने बहुत सारे सुझाव दिए हैं वगैरह वगैरह। वो बहुत लंबा चौड़ा एक वितान बना रही थी अपनी बातचीत का कि हमने ये किया है। वो ब्लैक एंड व्हाइट में हाँ या ना में कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। बाद में उन्होंने ये मान लिया कि हम इस बिल को जो है ना सशर्त समर्थन दे रहे हैं। अगर हमें लगा कि मुसलमानों का इससे अहित होगा तो हम इसको समर्थन नहीं करेंगे, अगर हमें लगा इससे मुसलमानों का अहित नहीं है तो हम इसे समर्थन करेंगे। इधर जो जनता दल यूनाइटेड है, जनता दल यूनाइटेड भी पिछले कुछ दिनों से उसके सुर बदले हैं। उनके प्रवक्ता भी इस तरह की बातचीत कर रहे हैं जैसे कि वो मुस्लिम प्रश्न के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है और उनकी कोई स्वतंत्र राय है, अलग से ये है। तो इस वक्फ बिल को लेकर ये दोनों पार्टियां, देखिए ये दोनों पार्टियां बहुत मुद्दतों से भारतीय जनता पार्टी की गठजोड़ पार्टनर है। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से ये लोग गठजोड़ पार्टनर है। साथ साथ इन्होंने केंद्र की और राज्य की सत्ता मुद्दतों तक भोगी है। पुराने एनडीए में भी थे, आज भी हैं ये। इसलिए ये हर तरह की सौदेबाजी में माहिर है। हम आज अंदाजा नहीं लगा सकते किस मुद्दे पे सौदा हो जाएगा, और उसमें ये देख लेंगे कि ये भाई ठीक है, कुछ दिनों तक मुसलमान नाराज रहेंगे, आम मुसलमान मतदाता को वक्फ से कितना मतलब है देखा जाएगा। जो नुकसान फायदा होगा देखेंगे। अगर अभी तुरंत कोई बड़ा फायदा दिखाई पड़ता है तो सौदा कर लेंगे। तो भाजपा भी ये मानती है, ये समझती है भाजपा कि दोनों नेता बड़े सौदेबाज हैं, तो इनको किसी वजह से पटाया भी जा सकता है। दो छुटभइये नेता और हैं, एक है जयंत चौधरी और दूसरे हैं चिराग पासवान। तो भाजपा को इन चार नेताओं को पटाना है। भाजपा को नायडू, नीतीश, चौधरी और पासवान, इन चार नेताओं को पटाना है। और असदुद्दीन ओवैसी ये जानते हैं कि इन चार नेताओं को लगातार ललकारते रहने से शायद कोई भाजपा में कोई दिक्कत पैदा हो, इसलिए वो चार नेताओं को रोज ललकारते हैं कि हम कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे, हम तुम्हें देख लेंगे, कभी वक्त मतलब वो तुम्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा वगैरह वगैरह। चार नेताओं को रोज ललकारते हैं। तो राजनीति बड़ी जोरदार हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अमित शाह को ये यकीन है कि वो इन लोगों को पटा लेंगे और इन लोगों के वोट वो प्राप्त कर लेंगे। फिर उसमें एक ये दूसरा आंकड़ा और भी है। एक आंकड़ा ये भी है कि ये लोग वोट ना इधर वोट दें ना उधर वोट दें, एब्सटेन कर जाएं, ये अनुपस्थित हो जाएं वहां पे, जाए नहीं सदन में। सदन में जाएंगे नहीं तो सदन की प्रभावी संख्या कम हो जाएगी। तो उसमें संख्या कम होने में भाजपा बहुमत के नजदीक पहुंच जाएगी। तो इस तरह के बहुत सारे हथकंडे हैं जिनका इस्तेमाल करके जो है ये लोग पहले कहते हैं कि हम विरोध में जाएंगे नहीं सदन में, हम बिल का विरोध करते हैं, हम सदन में ही नहीं जाएंगे, बजाय इसके कि सरकार गिराने के लिए वोट करें। तो इसमें बहुत सारे हथकंडों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए हम लोगों को ये नहीं मानना चाहिए कि इस बिल के पेश होने से सरकार को कोई खतरा पैदा होगा ही लाजमी तौर पर। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये बिल पास हो जाएगा? देखिए, मैं नहीं कह सकता। मेरा मानना है कि इस बिल के पास होने की भी संभावना है, और ये भी हो सकता है कि जब आखिर में संकट आ जाए तो सरकारी हाथ खींच ले और इस बिल को लटका दे। अच्छा, अब दोनों परिस्थितियों में विचार कर लेते हैं। अगर ये बिल पास हो गया तो देश के मुसलमानों में, आम मुसलमानों में नायडू और नीतीश के लिए क्या मैसेज जाएगा, पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि अगर ये बिल सरकार को पीछे कदम लेने पड़े, बिल नहीं रहा, तो सरकार की साख पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, सरकार की साख पे मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष ठेस लगेगी। ये सरकार रोल बैक गवर्नमेंट है, इस सरकार को रोल बैक करने में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार विचारधारात्मक इंजेक्शन के आधार पर चलती है। सब लोगों को विचारधारात्मक अफीम चढ़ा रखी है इन लोगों ने। तो ऐसी बात नहीं है कि सरकार का जो सरकार के समर्थक हैं, हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता हैं, संघ के स्वयंसेवक हैं या भाजपा के परंपरागत समर्थक हैं, वो रोल बैक करने से कहेंगे अरे बड़ी कमजोर सरकार है, हम इसके साथ नहीं रहेंगे। ऐसा थोड़ी ना होगा।
ऊंची जातियां भी कहेंगी ठीक है, अभी थोड़ा सा इसमें राजनीति है, इसमें आगे आगे कदम बढ़ाया जाता है, फिर 2 कदम पीछे खींचे जाते हैं, सब चलता है, चलता रहता है। इससे उनको ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, मेरा मानना है। लेकिन दिक्कत इसमें असली इन 4 नेताओं के लिए है। जयंत चौधरी को वेस्टर्न यूपी में मुसलमान वोट चाहिए, चिराग पासवान को भी बिहार में मुसलमान वोट चाहिए, नायडू को भी मुसलमान वोट चाहिए, नीतीश को भी मुसलमान वोट चाहिए। इन लोगों के लिए दिक्कत है। ये लोग इस वक्फ बिल को पास होते हुए अपने आप को उसके साथ खड़ा हुआ देखने की स्थिति में अभी तक नहीं आ पाए। तो ये लोग भी एक पतली गली की तलाश कर रहे हैं। ठीक बात। सवाल ये है कि क्या अमित शाह उन्हें पतली गली मुहैया कराएंगे या अमित शाह उनको पर्दाफाश कर देंगे इस सवाल के ऊपर? बिल्कुल ठीक बात है। ये देखने की बात है। उधर ईद को लेकर भी पूरे जगह कई जगह विवाद हुए, उत्तर प्रदेश में खास तौर से फालतू का बयान थे। चिराग पासवान ने खुलेआम ये फालतू का बयान है कि साहब आप नमाज सड़क पे नहीं पढ़ सकते, और तरह तरह के। मेरठ के मुसलमानों ने आज कुछ पोस्टर लहराए और उसमें तर्क, मैं ये चाहता हूं कि इनके जो जवाब है मेरठ के मुस्लिम समुदाय के, तर्कों के आधार पर इसका जवाब दीजिए। उन्होंने लिखा कि उसमें लिखा था सड़कों पर सिर्फ मुसलमान ही नमाज नहीं पढ़ते, हिंदू होली सड़कों पर मनाता है, शिवरात्रि सड़कों पर मनाता है, कांवड़ियां सड़क पर निकलते हैं, रामनवमी यात्रा सड़क पर निकलती है, दिवाली पर पटाखे सड़क पर फोड़े जाते हैं, गणेश चतुर्थी सड़क पर मनती है। अब मुझे बताइए कि इसमें कौन सी चीज ऐसी है जो हम तर्क के आधार पर खारिज करते हैं, जब इतने कार्यक्रम सड़कों पर मन सकते हैं? मैं इनकी एक एक बात से सहमत हूं। मैं तो परसों से ये बात कह ही रहा हूं कि भाई कांवड़ियां नेशनल हाईवे जाम कर देते हैं, 1 महीने तक जाम रहता है। झगड़े करते हैं, पुलिस उनके साथ खड़ी रहती है, पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। हर बार जब कांवड़िये निकलते हैं तो कुछ ना कुछ हिंसा जरूर होती है, फूल बरसाए जाते हैं हेलीकॉप्टर से ऊपर। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये तो मुख्य तौर पर सीधा प्रपंच क्या है? प्रपंच ये है कि हमको बार बार ये दिखाना है कि ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का बोलबाला रहेगा। इसका जो दूसरी सबसे बड़ी जो आबादी है मुसलमानों की, उसको कोने में ढकेलना है, उसको फिट रखना है, उसको उसकी औकात याद दिलानी है, उसको बताए रहना है कि आप हमारे बाद सिटीजनशिप में, नागरिकता में हमारा नंबर पहला है, आपका नंबर दूसरा है, आप दूसरे नंबर के नागरिक हैं। पूरा प्रपंच इसलिए रचा जाता है और कोई बात नहीं है। इसके पीछे कोई तर्क थोड़ी ना है कोई। भाई जितने भी सार्वजनिक उत्सव होते हैं, भाई रातों में जगराते होते हैं। जब मैं दिल्ली आया था 1981 में रहने के लिए, तो यहाँ सड़कें रोक रोक के बड़े बड़े जगराते होते थे। अब पता नहीं परंपरा रहेगी नहीं रही। अब तो मैं अगर गाजियाबाद में रहता हूँ, इतना मुझे ध्यान नहीं है वहां का, लेकिन पूरी रात रात भर सड़कें रुकती थी। जब ये सब चंचल वगैरह आके उसमें वैष्णो देवी की उसमें गाते थे, उसमें पूरी रात लोग सड़क बैठे रहते थे, सड़क जाम करके। बहुत बड़ा बिजनेस था वो। हाँ बहुत बड़ा व्यापार था वो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आज तो हद देखिए, आज अखिलेश हर साल ईदगाह पे जाते हैं। आज अखिलेश यादव के काफिले को रोक लिया गया, आधे घंटे रोका गया। अखिलेश यादव बड़े गुस्से में थे, बोले मैं सालों से ईद पे आता हूँ, कभी नहीं हुआ, बैरिकेडिंग लगा दी गई, इसे मुसलमान पर्व ना मना पाए अपना। कितना खराब है ना ये, आप किसी समुदाय को इस तरह पर्व मनाने से रोक रहे हो, कितना हर एक के पीछे, हर घटना के पीछे यही इरादा है कि बार बार ये एहसास दिलाना कि आप सिटीजन नंबर 1 हमें, सिटीजन नंबर 2 आप। नागरिकता में पहला नंबर हमारा है, हमारे बाद आपका नंबर है। ये बार बार बताना है। आप हमें ज्यादा अधिकार प्राप्त है, हमारी प्राथमिकता ज्यादा है, आपकी प्राथमिकता कम है। ये बताना ही उनका एकमात्र मकसद है। अच्छा, मुझे बताइए अभय जी, कैसे बता देंगे? मुसलमान तो चलो दूसरी पार्टी आई है, लेकिन हिंदुओं में आधे से ज्यादा भी लोग इस बात का विरोध करते हैं कि तुम गलत कर रहे हो। इनकी समस्या तो यही है कि जो उदारवादी हिंदू जो सैकड़ों, वो इन कट्टर वालों से कहीं ज्यादा है। वो कहते हैं सत्ता पे और मीडिया पे इनका कब्जा है। चूंकि सत्ता पे और मीडिया पे कब्जा है, इनका जो हुड़दंग है, इनकी जो हुले लैले है, यही सामने रहती है। जो लोग विरोध में होते हैं उनकी वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सत्ता पे इनका कब्जा, मीडिया पे इनका कब्जा है, बहस इसी के आसपास हो रही है, हंगामा चल रहा है, यही लोग बंदरों की तरह उछल कूद रहे हैं और वो कैमरा लगातार उनको दिखा रहा है। अब बताइए, झारखंड का एक सांसद जो है तलवारें बांट रहा है, नंगी डंडे बांट रहा है। आप सोचिए, झारखंड में हजारीबाग का एक सांसद तलवारें बांट रहा है, डंडे बांट रहा है। इन तलवारों का इस्तेमाल किसके खिलाफ होगा?
हाँ, नेचुरली मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम बांट रहा है, टीवी में दिखाया जा रहा है और उसको निर्लज्जता के साथ उसका बचाव किया जा रहा है कि बिल्कुल ठीक कर रहा है। भाजपा के समर्थक कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहा है, ये ऐसा ही करना चाहिए। देश में ना पुरातन 100 साल पुराने देश को ले जाएं और उसके बाद में तरक्की विज्ञान सब चूल्हे में डाल दें और सिर्फ हिंदू राष्ट्र बना दें। हद है। बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना समय दिया मुझे, थैंक यू। तो ये थे अभय दुबे जी, और मुझे यकीन है कि आप भी इनकी सारी बातों से सहमत होंगे, क्योंकि बात बिल्कुल मार्के की है। आपकी प्यार भरे कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, बताइएगा जरूर कैसी लगी बातचीत। शुक्रिया, थैंक यू।